गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग सबको। आंचल, तनिष्का, सिमरन, प्रतिभा, उज्जवल भाई, सभी को गुड इवनिंग्स। गुड इवनिंग्स हीरो, जतिन, गुड इवनिंग्स। भैया सभी को गुड इवनिंग्स है। फटाफट लास्ट क्लास का रिवाइज कर लो, 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। अभी जस्ट क्लास ओवर हुई है तो ले लो 2 मिनट का ब्रेक। एकदम बढ़िया भाई, एकदम बढ़िया। गुड इवनिंग्स मेगा मैडम्स, खुशी भैया, सभी को गुड इवनिंग्स। श्रेया, शर्मा, गुड इवनिंग्स। अरे प्रतिभा मैडम, इतनी घेरी घेरी बातें ना करें, तुम्हें कल भी समझाया था। अरे भाई थैंक यू थैंक यू, उसका क्या ही रिप्लाई करूं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग्स भाई, गुड इवनिंग्स, गुड इवनिंग्स। हाँ भाई हीरो, कल भी हुआ था ये सब। आज कुछ नया स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, बस सेमीकंडक्टर से रिलेटेड कुछ एक आधे क्वेश्चंस करेंगे और एक जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, बस एक वो करेंगे। कल मैंने जो क्वेश्चन दिया था सबका वो कंप्लीट हो गया है। यस सर। यस चलो सर। डन, सबका आंसर आ गया था ना। जैसे लास्ट में जो हमारा फाइनल लॉजिक गेट था वो एंड गेट था। यस सर। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया। अरे थैंक यू सो मच शैलजा मैडम, जितिन, ओके डन। बिल्कुल अस्मिता मैडम, बिल्कुल यही करेंगे। बिल्कुल भैया हीरो, बिल्कुल। भाई लास्ट 1 मिनट, उसके बाद स्टार्ट कर रहा हूं मैं। लो भैया कैमरा भी ऑन, स्पॉटलाइट कर लेते हैं फिर। चलो अरे भैया धन्यवाद धन्यवाद, बस चलो आ जाओ, थोड़ा सा पढ़ाई पे फिर से फोकस। पढ़ाई पे पढ़ाई पे। कल इतना ज्ञान दिया तो था मैंने तुम्हें कि छोड़ो अभी दुनियादारी, अभी पढ़ाई पे फोकस करो। हाँ तनिष्का मैडम, मैंने देख लिया आपका बिल्कुल मैसेज। सबके मैसेज देख ही रहा हूँ मैं तब से। अच्छा ऋतिका क्लास नहीं लेगी, वन एस कैम गई है, चलो। हीरो मैं तो सच बोल रहा था। चलो भैया एक लास्ट छोटा सा टॉपिक बचा है हमारा इसके अंदर, दैट इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। बस वो और खत्म कर लेते हैं और फिर क्वेश्चंस करते हैं। देखते हैं भैया आपका सेमीकंडक्टर्स कितना अच्छे से रिवाइज हो चुका है। बिल्कुल हमने तो सब बात करी है, फिलहाल पढ़ाई पे फोकस करो जैसे मैंने बोला, बाकी सब चीजें छोड़ो। हम बात कर रहे हैं अबाउट इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यार एक टर्म होता है मोबिलिटी। भाई किसी को पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मोबिलिटी? कुछ करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा होगा। यस। क्या होता है मोबिलिटी?
उसका फॉर्मूला भी बता दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड। भाई बिल्कुल, मोबिलिटी का मतलब क्या है कि हमारा कोई भी एक इलेक्ट्रॉन कितना फास्ट मूव करेगा जब हम उसको किसी एक एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रख रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल सही। तो रिपीट कर रहा हूं, हमारी मूवेबिलिटी क्या है कि हमारा कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस के अंदर, सेमीकंडक्टर के अंदर या इंसुलेटर के अंदर, मतलब किसी भी मटेरियल के अंदर वो कितना फास्ट मूव करेगा जब हम उसको एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं। तो इसलिए मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या है भैया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, कि वो कितनी वेलोसिटी गेन करेगा डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम उसको इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रख रहे हैं। भैया यहां तक कोई दिक्कत है किसी को? No, sir. No. अब क्या था, जैसे मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में भी बताया था भाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स एंड सेमीकंडक्टर्स। कंडक्टर्स के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारा चार्ज कैरियर, मतलब जो करंट को प्रोड्यूस कराने के लिए, करंट को फ्लो कराने के लिए केवल कौन सा चार्ज रिस्पॉन्सिबल है? केवल इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल है। तो इसलिए कंडक्टर्स के अंदर हम केवल एक ही मोबिलिटी की बात करते हैं, दैट इज मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उसका फॉर्मूला हो जाएगा भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन अगर अब हम सेमीकंडक्टर्स की बात करें तो यार मैंने आपको बताया था, सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो हमारा टोटल करंट होगा वो अकेला इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है। हमारा जो टोटल करंट है वो इलेक्ट्रॉन प्लस होल्स दोनों की वजह से होता है, क्योंकि जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो हमारा इलेक्ट्रॉन तो मूव करेगा ही करेगा, लेकिन साथ के साथ होल्स भी मूव करेंगे। इलेक्ट्रॉन कौन सी डायरेक्शन में मूव करता है? इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या इन द सेम डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? Opposite direction of electric field. भाई वेरी गुड, इतना तो चलो Direction. याद ही है कि अगर ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा पॉजिटिव से स्टार्ट होती है एंड इट टेंड्स टू रीच अबाउट इंफिनिटी, नहीं तो नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट। तो अगर मैं इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन रख दूं तो इलेक्ट्रॉन हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगा। सिमिलरली इधर अगर मैं एक होल रख रहा हूं तो हमें पता है होल एक्ट एज अ पॉजिटिव चार्ज, उसके पॉजिटिव चार्ज का बिहेवियर है उसका। तो ये हमारा जो होल है वो किसमें मूव करेगा? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मूव करेगा। तो दोनों फ्लो कर रहे हैं, इसलिए सेमीकंडक्टर्स में जो टोटल करंट होता है दैट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू द फ्लो ऑफ होल्स। भैया चेक करो पहले यहां तक की बातें समझ में आ रही हैं? Yes, sir. वैसे Yes, मैं उनकी sir. बात पूछना भूल गया, स्क्रीन तो दिख रही Yes. थी या बाद में बताते बिल्कुल लास्ट में? नो सर दिख रही है। हाँ सर हो रही है। नहीं, कल मेंस वाली क्लास में होता 10 मिनट की क्लास निकल के उसके बाद बोलते सर स्क्रीन ही नहीं दिख रही है। मैंने कहा वाह बहुत बढ़िया। हाँ, तो भैया इधर हम क्या करेंगे, इधर हम दो मोबिलिटी की बात करेंगे। एक हम बात करेंगे अबाउट इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन के लिए फिर से वही वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक हम डिस्कस करेंगे अबाउट मोबिलिटी ऑफ होल्स। तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला होगा, वेलोसिटी ऑफ होल्स, कि भैया वेलोसिटी होल्स कितनी वेलोसिटी से मूव करेगा डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। भैया चेक करके देख लो यहां तक कोई दिक्कत? No, sir. अब क्या कर सकते हो भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और वेलोसिटी ऑफ होल्स कैलकुलेट कर सकते हो? तो हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को रिप्लेस करके लिख सकते हैं न्यू ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली हम वेलोसिटी ऑफ होल्स को क्या लिख सकते हैं? न्यू एच इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। पहले यहां तक कंप्लीट कर लो, और कोई दिक्कत हो तो भैया पूछ लो। नो दिक्कत, बढ़िया सजल, बढ़िया बढ़िया। Done, sir. डन भैया, चलो धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब यार करंट का फॉर्मूला याद है किसी को इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी? वैसे तो याद होना चाहिए नालायक को। NEVD. अरे बढ़िया भैया, करंट का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी NEAVD। VD का मतलब ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो जैसे अभी मैंने कहा था कि यार इधर जो हमारा करंट होगा इन केस ऑफ सेमीकंडक्टर दैट विल बी ड्यू टू इलेक्ट्रॉन प्लस ड्यू टू होल्स। तो इधर हम यही कर देंगे भैया, हम लिख देंगे NEA और ये VD। VD मतलब इधर वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो मैं इसको VE कर देता हूं, प्लस N और EAVH। अब पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो थोड़ा सा।
यार अगर मैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करूं तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर तो मेरे को पता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ होल्स दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, Equal. अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अमाउंट ऑफ होल्स। तो इन दोनों को तो मैं सेम वेरिएबल एन से रिप्लेस कर सकता हूं। लेकिन अगर मैं एक्सट्रिंसिक की बात करूं तो यार एक्सट्रिंसिक के अंदर तो ऐसा नहीं होता, कोई एक मेजॉरिटी में होता है या कोई एक माइनॉरिटी में होता है। या तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होंगे नंबर ऑफ होल्स से, या नंबर ऑफ होल्स बहुत ज्यादा होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो इस केस में हम दोनों को इक्वल रख के एन से नहीं कर रख सकते, तो इसलिए हमने क्या किया, इधर मैं एन के नीचे भी सबस्क्रिप्ट लगाऊंगा। तो समझ जाना इधर एन ई का मतलब मैं इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं, और इधर मैं लिख रहा हूं एन एच का मतलब समझ जाना कि मैं होल के चार्ज डेंसिटी की बात कर रहा हूं। भैया यहां तक क्लियर है? Yes, Yes, sir. दोनों जगह ई और ई ही आएगा, दोनों जगह ई और ई ही क्यों आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज और होल का चार्ज दोनों का चार्ज सेम है। चेक करो भैया यहां तक क्लियर है हुई बात? एक मिनट रुको प्लीज। हाँ Yes, एक मिनट। sir. हाँ भाई सॉरी, क्या बोल रहे थे स्मिता? हाँ बिल्कुल स्मिता सही। चलो भैया सबको ये चीज क्लियर है कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ होल हमारा सेम है, क्योंकि होल एक पॉजिटिव चार्ज की तरह ही बिहेव कर रहा है। तो इसलिए इधर मैंने ई और एच अलग अलग नहीं लिखा, ई और ई तो सेम ही लिखा है। एरिया कंडक्टर का जो सेमीकंडक्टर है उसका सेम है, बस वेलोसिटीज अलग अलग है और चार्ज डेंसिटी अलग अलग है, इसलिए एन ई एन एच वी ई वी एच। अब भैया इसमें से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हो, तो हमने E और A कॉमन ले लिया, तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा NeVe प्लस NHVH। यहां तक और कंप्लीट कर लो और चेक करो कोई डाउट है तो। डन बढ़िया बढ़िया। नहीं इसमें मैडम ऐसा कुछ नहीं है, इसको नाम दे दो भैया इक्वेशन 1। भाई तुम्हें टारगेट पता होना चाहिए कि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं। मैंने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैलकुलेट करना है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी एंड इन टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी वगैरह। चलो भैया अब आ जाओ करंट के ओम्स लॉ के हिसाब से फॉर्मूले पे। भैया करंट का फॉर्मूला क्या है इन टर्म्स ऑफ ओम्स लॉ? भैया ओम्स लॉ अगर लगाऊंगा तो V इक्वल्स टू आई आर, तो I का फॉर्मूला लिख सकता हूँ V बाय आर। Yes, sir. अब हमारे जो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। सिंस वो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी, अरे क्या कर रहे हो यार भैया, पहले थोड़ा सा पढ़ाई पे फोकस कर लो, बीच बीच में ऐसे टेक्स्ट करते रहोगे तो मेरा वो फोकस हट जाएगा। तो पहले थोड़ा सा पढ़ लो, ठीक है? हाँ अरे मैं सबके लिए कह रहा हूँ, अकेले तुम्हारे लिए नहीं कह रहा। चलो इधर I इक्वल्स टू V बाय आर, तो भैया हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी तो पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? V is equal to ED. भाई V इक्वल्स टू ईडी, तो इधर V की जगह हम लिख देंगे E इंटू डिस्टेंस, मतलब कंडक्टर की लेंथ, सेमीकंडक्टर या कंडक्टर की लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। भैया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी रख दो, रो एल बाय ए। एल से एल कट गया भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड रख दो एज इट इज डिवाइडेड बाय रो, और ये ए चले जाएगा न्यूमरेटर। पहले एक बार यहां तक और कंप्लीट करो, मेरे को लास्ट एक मिनट यहां तक कंप्लीट कर लो।
कर लिया कंप्लीट? Yes. ठीक है, चलो डन। अब बस क्या करना है यार, जो तुमने ये इक्वेशन 1 में करंट का फॉर्मूला निकाला है उस फॉर्मूले को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। आपके पास फाइनली एक फॉर्मूला आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी, और रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कंडक्टिविटी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे कर रहा हूँ भैया। हमारे पास फॉर्मूला आया करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। जैसे मैंने बोला 1 बाय रेजिस्टिविटी होगा हमारा कंडक्टिविटी। क्वेश्चन किसी पे भी आ सकता है, वो रेजिस्टिविटी भी पूछ सकता है, कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है। अब करंट का फॉर्मूला इक्वेशन 1 से रख दो। करंट का फॉर्मूला क्या आया था? E इंटू ए इंटू एन ई न्यू ई प्लस एन एच इंटू न्यू एच इज इक्वल्स टू E इंटू ए डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी, या इसको यहीं पे मैं लिख सकता हूं कंडक्टिविटी। एरिया कैंसिल आउट हो गया और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा कंडक्टिविटी का। यार अभी भी कुछ टर्म कैसे कैंसिल आउट नहीं किया है मैंने। एक बार इक्वेशन सब लोग चेक करो कि मैंने भैया कुछ गड़बड़ करी है। वहाँ पे V आएगा, आपने शायद म्यू लिखा है। तुम्हारी वॉइस लैग कर रही है, दोबारा बोलो। भैया हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड भी कट जानी चाहिए थी, लेकिन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कटी नहीं है, ऐसा क्यों? एक तो ये मेरे को पीछे से जो डिस्टरबेंस आ रहा है ना, वो मेरा पूरा माइंड आज खराब कर रहा है। भाई इक्वेशन में मैंने कहाँ गड़बड़ी कर दी है, अब मैं ही खुद कंफ्यूज हो चुका हूँ। रुको, हाँ भैया इलेक्ट्रिक फील्ड एन ई ए वी डी डन, और ये हो गया हमारे पास V इक्वल्स टू E इंटू, भैया एक बार मेरे को फटाफट चेक करने दो, एरिया इंटू लेंथ डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। यहाँ तक तो भैया हमारी इक्वेशन पूरी सही चल रही है। आकाश हम मतलब वो भी कर सकते हैं यार, हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला है इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन फिर तो वो और भी एक लंबा वो हो जाएगा। अच्छा अच्छा, मैंने ही तो गलत लिखा है। सही है सही है, लास्ट इक्वेशन मैंने कर दी है। डन भैया, मेरी गलती, अब समझ में आया कि कहाँ गलती हो रही थी यहाँ पे। थैंक यू भाई। भाई E इंटू ए हमारे पास पीछे आया था NEVE प्लस NHVH, तो मैंने वही चीज गलत लिख दी। NEVE प्लस NHVH इज इक्वल्स टू EA एंड कंडक्टिविटी। अब VE और VH को रिप्लेस कर दूंगा, तो अगर मैं VE को रिप्लेस करूं तो ये हो जाएगा न्यू E इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस NH। VH को रिप्लेस करूंगा तो न्यू H इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। अब भैया हम इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को कॉमन लूंगा तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कट हो जाएगा, और अब हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा कि कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इज इक्वल्स टू E इंटू NE न्यू E प्लस NH इंटू न्यू H। अब फॉर्मूला सही आ गया। एक बार आप सब लोग चेक कर लो, किसी को कोई डाउट है तो भाई पूछ लो। डन, अब शांति है थोड़ी। अरे भैया हम समझ गए आपकी भावनाओं को, तभी तो हमें पता चला कि जो तुम कहना चाह रहे हो कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करना है। ठीक है रुको तो सही। ठीक है भैया, इस स्लाइड को फिर से रिपीट कर देता हूँ। यार एक बार चेक करो, इस फॉर्मूले तक कोई डाउट है कि करंट इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी? यहाँ तक बताओ भाई, यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, बस हमने करंट का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट किया है जो इक्वेशन 1 में निकाला है। भैया करंट का क्या फॉर्मूला आया इक्वेशन 1 मोबिलिटी के टर्म्स में या ड्रिफ्ट वेलोसिटी के टर्म्स में? E इंटू एरिया
इंटू NeVe प्लस NHVH। इसी इक्वेशन 1 को बस मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहाँ पे हो गया EA NeVe प्लस NHVH, और यहाँ पे हमारे पास जो राइट साइड था EA और 1 बाय रेजिस्टिविटी। 1 बाय रेजिस्टिविटी मतलब रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है कंडक्टिविटी। हम अपना फाइनल फॉर्मूला कंडक्टिविटी के लिए डिराइव कर रहे थे, तो इधर वही किया, इधर 1 बाय रेजिस्टिविटी को कंडक्टिविटी लिख दिया। एरिया कॉमन था, एरिया कैंसिल आउट हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड को भी कॉमन लेके कैंसिल करना है, तो हमने क्या किया, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट कर दिया। भैया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, अभी पीछे लिखा था मोबिलिटी के टर्म्स में, न्यू ई इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। सिमिलरली VH का फॉर्मूला मोबिलिटी ऑफ होल्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। उससे क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कॉमन आया, कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास फाइनल फॉर्मूला आ गया कंडक्टिविटी का। अब क्लियर है बिल्कुल? यस सर। डन। भाई बाकी नालायकों, सब सुन रहे हैं या सब नींद ले रहे हैं? नो सर। चलो नो बढ़िया। सर, सुन रहे हैं। मतलब खुद को नालायक तो मानते ही हो। ये किसने वीकली टेस्ट शेड्यूल सिलेबस दिया है? वर्क एनर्जी पावर करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ग्रेविटेशन लॉज ऑफ मोशन, क्या ये अवंती वाला टेस्ट सीरीज? यस सर। अच्छा चलो। नहीं प्रतिभा मैडम आप बिल्कुल नालायक नहीं है, किसी की डिमांड पे ये बोला गया था। चलो अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो फटाक से, अगर इतना कर लिया है तो। भैया लिखो क्वेश्चन कि हमारे पास एक सेमीकंडक्टर है और उस सेमीकंडक्टर के अंदर हमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन गिवन है। भैया क्वेश्चन बोल रहा हूं चेक कर लो, मैंने बोला हमें एक सेमीकंडक्टर गिवन है और सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन गिवन है, दैट इज 8 into 10 to the power 13 per centimeter cube। सिमिलरली, बिल्कुल सही, सिमिलरली हमें होल की कंसंट्रेशन भी गिवन है, होल की कंसंट्रेशन है 5 into 10 to the power 12 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हमें साफ दिख रहा है कि यार इधर इलेक्ट्रॉन और होल की कंसंट्रेशन सेम नहीं है, तो एक चीज तो क्लियर है कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर तो नहीं है। क्वेश्चन ने दो चीजें पूछी हैं भैया, पहली चीज आपको बताना है कि ये कौन से टाइप का सेमीकंडक्टर है। जैसे हमें ये तो पता चली गया कि ये इंट्रिंसिक नहीं है, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा एक्सट्रिंसिक में ये कौन से टाइप का है, एन टाइप का या पी टाइप का। भैया सेकेंड पार्ट बोल रहा है कि हमें मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन है, दैट इज 23,000 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड, और हमें मोबिलिटी ऑफ होल्स भी गिवन है, दैट इज 100 सेंटीमीटर स्क्वायर वोल्ट सेकेंड। इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपको रेजिस्टिविटी बतानी है इस सेमीकंडक्टर की। भैया क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल क्लियर क्वेश्चन है। यस सर। डन। इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दे रखी है, होल कंसंट्रेशन दे रखी है, आपको एक तो टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर बताना है, फिर हमें मोबिलिटीज दे रखी है दोनों की, इलेक्ट्रॉन और होल्स की, उसके बेसिस पे हमें रेजिस्टिविटी बताना है। प्रतिका आपने बिल्कुल सही पहचाना है, उसी की डिमांड थी ये। हाँ बिल्कुल तनिष्का नस्मिता सब एकदम से बिल्कुल सही गेस कर लेते हैं, लग रहा है सबको पता है कि तुम्हारी हरकतें कैसी हैं। भैया नवंबर एंड हो चुका है, सही से पूरा रिवाइज करना शुरू कर दें, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट पेपर सॉल्व करें। सिर्फ हार्डली दिसंबर बचा और
जनवरी तो आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह में ही टाइम वेस्ट हो जाएगा, स्कूल प्रैक्टिकल्स होंगे, प्रैक्टिकल फाइल्स, प्रोजेक्ट फाइल्स, ये सब होंगी। चलो भाई फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। भाई सेकंड वाले में फाइनल आंसर मत बताना, बस स्टेप्स में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके छोड़ देना, क्योंकि कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा बड़ी होगी, तो इसलिए उसको इतना ज्यादा वो ना करना। भैया सबसे पहले अगर मैं टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर की बात करूं तो हमें पता है कि सिंस हमारे पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बहुत ज्यादा है इन कंपैरिजन टू होल डेंसिटी, तो इसलिए हमारा जो ये कंडक्टर होगा वो हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो यहां लिख देता हूं फर्स्ट पार्ट के लिए कि सिंस हमारी इलेक्ट्रॉन की चार्ज डेंसिटी, चार्ज कंसंट्रेशन ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी होल्स, सो इट्स एन टाइप सेमीकंडक्टर। क्या पहले बताना होता है? अच्छा अभी रुक जाओ तुम यार, तुम अपना अलग लेके शुरू हो गए। उसके बाद आ गए रेजिस्टिविटी। भैया रेजिस्टिविटी का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, रेसिप्रोकल ऑफ कंडक्टिविटी। तो अगर मैं रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला लिखूं तो 1 डिवाइडेड बाय इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इनटू एन ई न्यू ई प्लस एन एच इंटू न्यू एच। आपको क्वेश्चन में सारी वैल्यूज गिवन है, ठीक है, सारी वैल्यूज गिवन है। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू तो सबको पता ही होगी भैया, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की वैल्यू 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। एन ई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन थी 8 इंटू 10 टू द पावर 13। न्यू ई की वैल्यू कहीं कुछ कन्वर्ट नहीं करना, बिकॉज सारे सेम फॉर्म ऑफ यूनिट्स में गिवन है। जैसे इधर सेंटीमीटर पर क्यूब में गिवन है तो इधर भी सेंटीमीटर स्क्वायर में ही गिवन है, तो कहीं कुछ कन्वर्जन की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे भी इस टाइप के क्वेश्चन में वो कन्वर्जन आपसे कभी करवाएगा भी नहीं। तो यहाँ पे हो जाएगा 23,000 प्लस एनएच की वैल्यू आपको कितनी गिवन थी 5 इंटू 10 टू द पावर 12 इंटू न्यू एच की वैल्यू आपको गिवन है 100। तो भैया इसलिए अभी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, आपको जो वैल्यूज मिलेगी वो इतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं मिलेगी, सॉल्व हो जाएगा, तो इसको यहीं तक छोड़ दो। सर आपने क्या लिखा है 5 इंटू 10⁻⁴ जो होल की कंसेंट्रेशन गिवन थी। अब तुम इसका आंसर ही पूछ के मानोगे तो भैया आंसर बता देता हूं। हमें आंसर में क्या फाइंड करना था, रेजिस्टिविटी फाइंड करनी थी। भैया इसका फाइनल आंसर जो मेरे को गिवन है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 3.39 ओम सेंटीमीटर। डन भाई, बड़े आगे। यस सर। चलो डन। तो यार ये तो सारे टॉपिक्स खत्म हो गए। अब चेक कर लेते हैं कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पे, जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इस पे। ज्यादातर तो मैंने जैसे बता ही दिया डायरेक्ट होता है, कुछ सॉल्व करना नहीं है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस या असर्शन रीजनिंग। हाँ प्रतिभा, तो मैंने क्या बोला 3.39, तुम्हारा 3.3 आ रहा है तो ठीक ही तो है यार। चलो भाई इधर पहला क्वेश्चन। भाई पहला क्वेश्चन आपको ये बताना है कि डोपिंग करने से डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, सबको क्वेश्चन क्लियर है? मैंने बोला कि भैया डोपिंग करने से आपकी डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा। ऑन डोपिंग आर डिप्लीशन लेयर विल बी, भैया इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी या सेम रहेगी, या हमारी जो डिप्लीशन लेयर है ये कह लो कि वो डिपेंड ही नहीं करती है डोपिंग पे। तो भैया काफी लोगों ने, काफी क्या सबके ही आंसर सही आए हैं, बिल्कुल सही। नहीं क्षमा, एक का आंसर गलत।
यार मैंने आपको बताया था डोपिंग करने का मतलब क्या है। आप जितनी ज्यादा डोपिंग करोगे आपकी चार्ज डेंसिटी उतनी ही ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि हम डोपिंग तभी तो कर रहे हैं चार्ज डेंसिटी को इंक्रीज कराने के लिए। या तो इलेक्ट्रॉन को इंक्रीज कराएंगे या होल्स को इंक्रीज कराएंगे, लेकिन अल्टीमेटली चार्ज डेंसिटी इंक्रीज करेगी। और अगर चार्ज डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो उनके जो मिलने के चांसेस होंगे वो भी ज्यादा हो जाएंगे। उनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेशन के लिए। सिंस उनको कम डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा रिकॉम्बिनेशन के लिए, तो जो आपकी डिप्लीशन लेयर है भैया, डिप्लीशन लेयर पे क्या फर्क पड़ेगा, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज हो जाएगी। तो ये तो मैंने आपको लिखवाया भी था कि भैया इसको इस तरीके से याद रख लो कि डोपिंग और डिप्लीशन लेयर दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। जितनी ज्यादा डोपिंग करोगे डिप्लीशन लेयर उतनी ज्यादा छोटी होती जाएगी। यस सर। बिल्कुल डन। भैया सेकंड क्वेश्चन सेम इसी टाइप का कि भैया डोपिंग करने पर आपका जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है, मैंने आपको एनर्जी गैप पढ़ाया था कंडक्टर्स, इंसुलेटर्स, पी टाइप, एन टाइप सबका। भैया एनर्जी गैप पे क्या फर्क पड़ेगा, इंक्रीज, डिक्रीज, सेम, वही सेम ऑप्शंस ले लो कि भाई एनर्जी गैप पे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है आयुषी, दिखते हैं रिजल्ट। डन, बढ़िया हीरो, क्या बात है भैया, फॉर्म में चल रहे हैं सब लोग। गुड। बढ़िया। तो यार मेजॉरिटी क्या मतलब ऑलमोस्ट सबने ही सेम आंसर दिया है कि भाई हमारा डोपिंग करने पर एनर्जी गैप डिक्रीज हो जाता है। याद रखना, एनर्जी गैप डिक्रीज कैसे हो जाता है भाई, फिर से वही वाली बात, अगर आपके पास चार्ज डेंसिटी ज्यादा है तो जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर जो ये सिलिकॉन के 4 इलेक्ट्रॉन थे, ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड बनाने में बिजी थे। भैया इन बॉन्ड को तोड़ने में कुछ ना कुछ एनर्जी लगेगी। लेकिन अगर मैं डोपिंग कर दूं, जैसे फॉर एग्जांपल भैया मैंने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज डाली, अगर मैंने पेंटावेलेंट इंप्यूरिटीज डाली तो जैसे फोस्फोरस, तो उसके जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो भैया बॉन्ड बनाएंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही फ्री होगा। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पहले से फ्री होगा तो इसको तो मेरे को इतनी एनर्जी देनी ही नहीं है कंडक्शन बैंड में पहुंचाने के लिए, ये तो पहले से ही अवेलेबल है कंडक्शन बैंड में जाने के लिए। तो इसलिए हमारा जो एनर्जी गैप है वो रिड्यूस हो जाता है डोपिंग करने पर। क्या सबको ये चीज बिल्कुल क्लियर हुई है? यस सर। डन, बढ़िया। तो भैया चेक करना, इस टाइप के क्वेश्चन आते ही आते हैं, कोई बात नहीं। सिमिलरली सबसे ज्यादा क्वेश्चन बाकी डिप्लीशन लेयर पे ही आएगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन भैया, फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर आपकी डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होती है या इंक्रीज होती है? याद नहीं है क्या किसी को? फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर आपकी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है? सिर्फ एक का आंसर आया भैया। फॉरवर्ड बाइसिंग का मतलब मैंने आपको बता रखा है कि हमारा जो करंट है वो फ्लो करेगा। करंट फ्लो करेगा मतलब आपने चार्जेस को मिलने में हेल्प करी है भैया, तभी तो करंट फ्लो हुआ। पोटेंशियल बैरियर ने चार्जेस को फ्लो करने से रोक दिया था, आपने एक एक्सटर्नल बैटरी कनेक्ट करी, उसकी वजह से करंट हमारा फ्लो हुआ, मतलब चार्जेस मूव करने शुरू हुए। तो आपने चार्जेस का मिलना शुरू कराया तो मतलब डेफिनेटली हमारी जो डिप्लीशन लेयर होगी वो थिन हो जाएगी, मतलब डिप्लीशन लेयर विल डिक्रीज। और सिमिलरली अगर मैं रिवर्स बाइसिंग की बात करूं, रिवर्स बाइसिंग में आपने पोटेंशियल बैरियर का साथ दिया भैया, आपने चार्जेस को फ्लो करने से रोक दिया, इसलिए तो रिवर्स बाइसिंग में करंट फ्लो नहीं करता है। तो इसलिए रिवर्स बाइसिंग के अंदर हमारी डिप्लीशन लेयर क्या हो जाएगी भैया, आपने मिलने को रोका है तो मतलब आपने उनके बीच का गैप बढ़ा दिया है, सो डिप्लीशन लेयर विल इंक्रीज। भैया क्या ये भी चीज क्लियर है?
भाई हाँ या ना? Yes, sir. ऐसे रिस्पॉन्ड Yes. करो ना। डन, बढ़िया। आ जाओ भैया नेक्स्ट क्वेश्चन पे देन। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या कर सकते हैं, अगर मेरे को अपनी वेव ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में बनाना है। भैया एक बार क्वेश्चन सुन लो फिर से। हमारे पास इनपुट है ऑल्टरनेटिंग करंट, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव साइकिल सब आ रही है। मैं इस टाइप का आउटपुट चाहता हूं। इस टाइप का आउटपुट का मतलब क्या है कि मैं चाहता हूं कि मेरे पास एक तो वेव मिले, ऊपर से सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी की मिले, सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी की। तो इसके लिए आप कौन सा डिवाइस यूज करोगे? फर्स्ट ऑप्शन, इसके लिए आप यूज करोगे हाफ वेव रेक्टिफायर। सेकेंड, इसके लिए आप यूज करोगे फुल वेव रेक्टिफायर। थर्ड, इसके लिए आप यूज करोगे सीरीज इंडक्टिव सर्किट। और लास्ट, इसके लिए आप यूज करोगे शंट कैपेसिटिव सर्किट। चलो भाई चेक करके बताओ क्या ऑप्शन आपको सही लगता है कि इनपुट है उसके हिसाब से मेरे को आउटपुट चाहिए। अरे वाह, मेजॉरिटी बच्चों का आंसर गलत है। अब अच्छा लगा। तब से बड़ा वो कर रहे थे ना, अब आंसर गलत आ रहा तो अब सही लग रहा है। अब मैं फिर से कह सकता हूँ, नालायकों। क्या रिपीट करना है एक बार। रिपीट करना है? अच्छा अब ऐसे ही कवर अप करोगे। अब सही है, सही है भाई। रिपीट, हमारे पास ये इनपुट है, इनपुट में हमारे पास ऑल्टरनेटिंग करंट है। ऑल्टरनेटिंग करंट इज अ मिक्सचर ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी एज वेल एज लो फ्रीक्वेंसी। इसमें सब कुछ हो रहा है, हाई फ्रीक्वेंसी एंड लो फ्रीक्वेंसी। मेरे पास जो मेरे को आउटपुट चाहिए वो कैसा चाहिए कि भैया एक तो सारे के सारे सिग्नल्स एक ही डायरेक्शन में होने चाहिए, पॉजिटिव साइकिल। दूसरी चीज, मेरे पास लो फ्रीक्वेंसी कट हो जानी चाहिए, मैं सिर्फ हाई फ्रीक्वेंसी का आउटपुट चाहता हूं। तो इसके लिए हम अपना कौन सा इलेक्ट्रिक डिवाइस सर्किट यूज करेंगे, मैंने ये पूछा है। हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर, सीरीज इंडक्टिव सर्किट या शंट कैपेसिटिव सर्किट। तो चलो भैया आंसर बता देता हूं। भैया इसके लिए, हाँ अभी एक मिनट रुको, अभी और है, बहुत है। अच्छा, तो आप सब लोग जो 99% जनता बता रही है वो बता रही है फुल वेव रेक्टिफायर। भैया इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन डी, दैट इज शंट कैपेसिटिव सर्किट। मैंने आपको फिल्टर सर्किट्स पढ़ाए थे या नहीं पढ़ाए थे? Yes, sir. भाई एक चीज बता देता हूं, आप लोग जो फुल वेव रेक्टिफायर कह रहे हो इस कॉन्सेप्ट को जल्दी से समझ लो। यार अगर मैं सिर्फ ये कहता कि मेरी वेव रेक्टिफाई होनी चाहिए, तो सबसे पहला काम, आधी चीज करेक्ट है कि मेरी ये पॉजिटिव साइकिल के लिए भी आंसर आ रहा है और नेगेटिव साइकिल के लिए भी आंसर आ रहा है, तो हम फुल वेव रेक्टिफायर तो यूज करेंगे ही करेंगे। आई रिपीट भैया, फुल वेव रेक्टिफायर तो यूज होगा ही होगा। लेकिन मैंने आपको बताया था फुल वेव रेक्टिफायर के बाद भी एक दिक्कत आती है कि हमारे पास जो ये वैल्यूज है, ये देखो ये कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, हाई फ्रीक्वेंसीज एंड दी लो फ्रीक्वेंसीज। तो ये हमारा अभी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस डैमेज करेगा। हम क्या चाहते हैं, हमारे पास या तो करंट हाई फ्रीक्वेंसी आए सिर्फ, या सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी आए। तो मैंने आपको कहा था कि भैया हम फुल वेव रेक्टिफायर के एडिशनल में कुछ ना कुछ और ऐड करेंगे, या तो इंडक्टर ऐड करेंगे या तो क्या ऐड करेंगे, कैपेसिटर ऐड करेंगे अकॉर्डिंग टू आवर रिक्वायरमेंट। और इन दोनों का जो ये कॉम्बिनेशन होगा, ये कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाता था, फिल्टर सर्किट कहलाता था। क्या भैया चीज याद आई? Yes, sir. अब मैंने आपको ये भी एक्सप्लेन किया था कि भैया इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है XL, दैट इज ओमेगा L, मतलब 2 पाई FL। तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी देते हो तो हाई फ्रीक्वेंसी का मतलब है F की वैल्यू ज्यादा होना,
एक्सएल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो इस केस में इंडक्टर करंट को फ्लो करने ही नहीं देगा। तो अगर तुम कह रहे हो सीरीज इंडक्टर, काफी लोगों ने सीरीज इंडक्टर भी आंसर दिया, तो भैया सीरीज इंडक्टर हाई फ्रीक्वेंसी को कट कर देता है, तो मेरे पास आउटपुट में हाई फ्रीक्वेंसी आएगी ही नहीं। क्या सबको ये बात समझ में आ रही है या रिपीट करना है? क्लियर सर। क्लियर है। फिर मैंने समझाया था तुम्हें कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट, कि भैया अगर अब हम कैपेसिटर यूज करें तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, अल्टरनेटिंग करंट में मैंने ही पढ़ाया है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस का फॉर्मूला होता है 1/ω/c, मतलब 2πfc। तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी होगी भैया रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा कैपेसिटर का, और कैपेसिटर इजीली हमारा करंट फ्लो करने देगा। तो अगर मैं कभी भी बोलूं कि मेरे को लो फ्रीक्वेंसी चाहिए तो इंडक्टर का यूज किया जाएगा, और अगर कभी भी हाई फ्रीक्वेंसी चाहिए तो भैया किसका यूज किया जाएगा? कैपेसिटर का यूज किया जाएगा। नोट डाउन कर लो, और कोई दिक्कत है तो भैया पूछ लो। हीरो तुम्हें भी क्लियर है? डन। प्रीवियस स्लाइड दिखानी है उसमें ना, ये लो प्रीवियस स्लाइड। इसके बाद भैया फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मिनट में नेक्स्ट क्वेश्चन में निकाल लेता हूं, और ये मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ड्रॉ करने में मेरे को टाइम लगेगा। चलो डन भाई, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस सर। चलो डन। तो प्लीज बस थोड़ा सा टाइम दो, मैं फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन ड्रॉ कर देता हूं। T5 and T6। चलो भैया लेट्स स्टार्ट। पहले एक बार मेरे को पूरा क्वेश्चन ड्रॉ करने देना, फिर मैं प्रॉपरली एक्सप्लेन भी कर दूंगा। बस एक लास्ट 1 मिनट और दे दो, फटाफट कर ही रहा हूं। ये इस तरीके से 10T4, ये हमें सिग्नल्स दे रखे हैं इनपुट्स के फॉर्म में। ये हमें जो पहला सिग्नल दे रखा है दैट इज इनपुट ए, ये हमें दे रखा है इनपुट बी, और यहाँ पे हमें टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं T1, T2, T3, T4, T5 एंड T6। सबको ये चीज समझ में आ रही है? हमें इनपुट्स, प्रतिभा एक मिनट ये बता देता हूँ, हमें इनपुट्स दे रखे हैं ए और बी, और ये ऊपर टाइम इंटरवल्स दे रखे हैं। हमने 2 टाइप के अपने लॉजिक गेट यूज किए हैं। तो फर्स्ट वाला लॉजिक गेट का हमें आउटपुट ग्राफ गिवन है। भैया चेक करो आउटपुट ग्राफ किस तरीके से गिवन है। ये एक, और ये हमारा जा रहा है पूरा T4 तक, फिर T4 और T5 पे हुआ बेंड, एंड देन ये पूरा T6। सिमिलरली हमें एक और आउटपुट दे रखा है, और वो इस तरीके से दे रखा है, ये T1 से लेके T3 एंड देन पूरा डाउन। एक बार अब चेक कर लो आपको यहां तक क्वेश्चन क्लियर है कि यहां तक फिर से रिपीट करना है? भैया किसी का रिस्पॉन्स नहीं आया, जल्दी बता दो। ठीक है, रिपीट करना है यार। हमें इनपुट ग्राफ गिवन है, और मैंने आपको बताया था हमारे जो भी लॉजिक गेट्स हैं वो किस पे बिहेव करते हैं, किस पे वर्क करते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस पे। मतलब वो सिर्फ 2 वैल्यूज लेते हैं, 0 या फिर 1। तो जैसे अगर मैं T1 से T2 देखूं, T1 से अगर T2 देखूं, तो अगर A इनपुट की बात करो तो आपको A इनपुट कितना दे रखा है
भैया ये वैल्यू ऊपर गई है, तो मतलब आपको ए की वैल्यू 1 दे रखी है। क्या ये समझ में आया आपको? Yes, sir. लेकिन बी का लेवल डाउन है, बी का ग्राफ 0 लेवल पे है, तो ए और बी आपको दो इनपुट्स मिल गए हैं। अब चेक करो y1 की वैल्यू कितनी दे रखी है सेम टाइम इंटरवल पे, तो y1 की वैल्यू t1 से t2 1 लूं या 0 लूं? ग्राफ ऊपर हो गया है तो 1 हो जाएगा। तो ऐसे ही आपको क्या करना है, हर एक टाइम इंटरवल के लिए प्रॉपर एक ट्रुथ टेबल ड्रॉ करना है। तो आप क्या लिखोगे, ट्रुथ टेबल इस तरीके से ड्रॉ करोगे, मैं आपको ड्रॉ करके बता देता हूं, मतलब एक वो आप अपने आप ट्राई कर लेना। भैया यहाँ पे आप लिखोगे a, यहाँ पे लिखोगे आप b, फिर यहाँ पे लिखोगे y1 और फिर लास्ट में लिखोगे y2। ये सारी चीजें अलग अलग टाइम इंटरवल्स के लिए होनी चाहिए, a, b, y1 एंड y2। यहाँ पे टाइम इंटरवल t1 से t2, t2 से t3, t4 से t3 से t4, t4 से t5 एंड लास्ट t5 से t6। यहाँ पे आप वैल्यू लिखोगे 0 1 0 1 जो भी हो रहा होगा, y1 y2। फिर इस ट्रुथ टेबल के हिसाब से आप बताओगे y1 कौन सा लॉजिक गेट था और y2 कौन सा लॉजिक गेट था। चेक करो भैया, क्वेश्चन क्लियर हुआ? चलो डन। तो लगो काम पे, ये टेबल ड्रॉ करो और इस ग्राफ के बताओ कि भैया क्या क्या वैल्यूज होंगी। चलो एंड भैया ये आपका होगा लास्ट क्वेश्चन। उसके बाद थोड़ी सी चर्चा कर लेंगे कि कैसे तैयारी करनी चाहिए कैसे नहीं करनी चाहिए, थोड़ा सा डिस्कशन करके फिर ये कर देंगे। तो भैया एक काम करो, पहले मैं ए की वैल्यूज लिख लेता हूँ। t1 से t2 जल्दी बता दो, t1 से t2 कितना लिखूं? 1। फिर t2 से t3 भी 1, t3 से t4 0, t4 से t5 भी 0, ठीक है। फिर t5 से t6 फिर से क्या हो जाएगा? 1। चेक कर लो, सबने यही लिखी है वैल्यूज? Yes, sir. फिर फटाफट बी के लिए लिख देते हैं। भाई बी के लिए पहली 0 फिर डबल 1, तो 0 डबल 1, हम पहुंच गए t4 तक। फिर t4 से t5 और t6 0 0 0 0। अब लिखो आउटपुट की वैल्यूज, y1 की वैल्यूज। तो y1 की वैल्यू भैया t1 से लेके t4 तक 1 1 1 है, t1 से लेके t4 तक 1 1 है, t4 से t5 0 थी और t5 से t6 फिर से 1 आ गई थी। एक बार चेक कर लेना, अगर मैंने कहीं गलती करी हो तो बता देना। फिर y2 के लिए अगर वैल्यूज लिखूं, t1 से t3 तक 1 है, ये तो सिंपल ही था। t1 से t3 1 1 है, उसके बाद तो सारी वैल्यू 0 0 0। अब मैं कह रहा हूं बस इस आउटपुट के बेसिस पे आपको ये बताना है कि ये कौन सा गेट होगा। तो मैंने आपको ये भी बता रखा है, जो सेम वैल्यूज होंगी प्लीज उनको कंसीडर मत करना, क्योंकि वो आंसर नहीं बता पाएंगे सही से। तो जैसे 1 1 है, इसको कंसीडर नहीं करना, इसको कंसीडर मत करो। जो अपोजिट वैल्यूज हैं उनको, डिफरेंट वैल्यूज हैं उनको कंसीडर करो। तो 1 0 का आउटपुट 1 आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई होगा या एडिशन होगा? एडिशन। नीचे भी चेक कर लो, 0 1 1 आ रहा है भैया, 1 0 1 आ रहा है, तो ये तो एडिशन हो रहा है। तो हम लिखेंगे कि भैया y1 के लिए a प्लस बी हो रहा है, a प्लस बी हो रहा है, तो ये कौन सा लॉजिक गेट होगा भाई? और गेट। देखो सिंपल सा था क्वेश्चन, और गेट। कोई ऐसा है जिसके लिए रिपीट करना हो? हीरो तुम्हें आते हैं ये लॉजिक गेट्स? Yes, sir. ठीक है, क्योंकि सीबीएसई से डिलीटेड है लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में है, और तुम्हारे हिमाचल बोर्ड का मेरे को आइडिया नहीं है कि उसमें है या नहीं। अब सिमिलरली y2 पे आ जाते हैं। y2 पे भैया फिर से हमें वही चीज चेक करनी है। तो y2 के लिए अगर मैं देखूं तो ये 1 0 1 आ रहा है, 1 0, लेकिन यहाँ पे 0 आ रहा है, 1 0 फिर से 0 आ रहा है। तो भैया ये तो हमारे कौन से गेट की तरह बिहेव कर रहा है? कुछ मिल रहा है क्या आउटपुट आपको? यस सर। कौन सा मिल रहा है? गेट। एंड गेट कैसे आया? एंड गेट में तो 1 0 0 1 0 0
1 0 लेकिन 1 आ रहा है इधर तो। जीरो जीरो, एक बार ये चेक कर लेते हैं, 0 0 0 1 1 1। ये तो किसी भी गेट की तरह बिहेव नहीं कर रहा है भैया, एक मिनट चेक करने दो। 1 0 का आउटपुट भी 1 है, 1 1 का आउटपुट भी 1 है, लेकिन 0 1 का आउटपुट हमारे पास 0 आया है। तो ये तो किसी एक्सक्लूसिव गेट की तरह वर्क कर रहा है, ये एक्सक्लूसिव गेट की तरह भी वर्क नहीं कर रहा है। इनपुट सेम तो 1, इनपुट डिफरेंट तो 0 नहीं, ये उसकी तरह भी वर्क नहीं कर रहा है। भैया एक बार मेरे को सॉल्यूशन चेक करने दो, क्या पता उसमें कुछ गिवन हो। एक मिनट, लेट मी चेक, मैंने ग्राफ से ड्रॉ किया 0 से 1 1 2 2 T3 तक, T3 तक कर दिया, उसके बाद सब कुछ 0 है। इनपुट चेक कर लेते हैं, इनपुट हमारे पास T4 T5 T6। भैया सेकेंड वाला जो आंसर गिवन है वो गिवन है एंड गेट। वैसे तो देखा जाए तो सारे आउटपुट्स हमारे मैच कर रहे हैं भैया, हमारे सारे आउटपुट तो वैसे मैच कर रहे हैं। 1 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 1 इंटू 1 1, बस एक ही वो मैच नहीं कर रहा है, तो शायद से कहीं गलती करी होगी। बाकी आंसर गिवन है इसका NAND गेट, और हमारे भी मोस्टली वैसे सेटिस्फाई कर रहा है NAND गेट। सर प्रीवियस स्लाइड करना। प्रीवियस स्लाइड ये लो। डन सर। डन, चलो बढ़िया।